सो हे हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाह रहे हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। रीजनिंग से लेकर के जनरल स्टडीज तक, ठीक है, बायोलॉजी से लेकर केमिस्ट्री तक सारी वीडियोस आपको मिलेंगी और वो भी फ्री में। ठीक है, कोई क्लास ज्वाइन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये आज बायोलॉजी का हमारा थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में हमने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शंस पढ़े हैं, किसने उसको इन्वेंट किया है, ठीक है, किसने वर्ड दिया है, नाम दिया है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भाई बायोलॉजी के ब्रांचेस क्या होते हैं, सेरीकल्चर क्या होता है, सिल्वीकल्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और आप लोग अभी कमेंट करके बताओगे कि फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी किसको किन को कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट 2 वीडियो जो है बायोलॉजी का नहीं देखा है तो जाके जरूर देखो और कमेंट करो कि फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी किसको बोलते हैं और ओलेरिकल्चर किसको बोला जाता है, किसकी खेती को बोला जाता है। तो ये आप जरूर जाओ और चेक करो, ठीक है, दोनों। तो यहाँ पे हम बस मोटा मोटी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि भैया फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। एरिस्टोटल है। मॉडर्न बायोलॉजी के चार्ल्स डार्विन, और चार्ल्स डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी थी, इवोल्यूशन थ्योरी दी थी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे बोटैनी के जो पापा हैं वो थियोजोफ एरिस्टस हैं। ठीक है, उसके जो मॉडर्न है पापा वो कौन से हैं, कार्ल लिनियस हैं। उसके बाद आपका जूलॉजी के पापा कौन है, यानी कि फादर कौन है, तो वो है एरिस्टोटल है। इन्होंने क्या क्या किया था ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की है। ठीक है, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को जो नोबेल प्राइज क्यों मिला हुआ था, तो क्योंकि इन्होंने जिन सिंथेसिस किया था, वो भी आर्टिफिशियल जिन सिंथेसिस किया था। उसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जगदीश चंद्र बोस जो है उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने पहली बार बताया था कि भैया पौधों में जान होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे इकोलॉजी जो वर्ड है वो किसने दिया था, तो हमको पता है भैया इकोलॉजी से अर्नेस्ट हैकल होता है, तो उसने ही दिया था। उसके बाद जो तुम्हारा डीप इकोलॉजी है वो अर्नेस्ट नीस ने दिया था। ये सारी चीज़ें हम फिर से पढ़े थे कि ऑरिनोलॉजी क्या होता है, ड्रीम्स होता है। ठीक है, स्टडी ऑफ ड्रीम्स होता है। उसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ा था ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, तो स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है। अब बर्ड मैन ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं, सलीम अली को बोलते हैं। हाँ, कम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था फाइकोलॉजी क्या होता है, तो मैंने याद रखवाया था कि पी से आपका क्या आ जाता है, ए आ जाता है एल्गी, एंड माइकोलॉजी से किसके फंगी की हम जब स्टडी करते हैं तो उसको माइकोलॉजी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जाओ यार देखो जल्दी से। और आज हम आपका चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सेल। ठीक है, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेल का क्या हम देखने वाले हैं कि भैया इसको सेल को देखो, सबसे पहले ये याद रखो, एग्जाम में ये आता है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं, सेल को बोलते हैं। क्योंकि सेल क्या होता है, सेल जो होता है वो हर किसी की बॉडी में होता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल हो। ठीक है, सेल जो है वो सब में प्रेजेंट होता है। अगर सेल नहीं होगा तो आप जीवन नहीं जी सकते, यानी कि आप मर जाओगे। और सेल का एक्सेप्शन क्या होता है, इसलिए सेल का एक्सेप्शन वायरस को कहा गया है, क्योंकि वायरस में कोई भी सेल नहीं होता है। हालांकि जो वायरस है जब वो एक ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आता है तब वो जिंदा हो जाता है, और तब वो क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करता है और फिर उससे वो बैक्टीरिया को, इन्फेक्शन को बढ़ाता है। जैसे कि कोरोना वायरस आया था। ठीक है, वायरस है जो कभी भी वायरस जो है उनमें खुद की जान नहीं होती है। वो जब किसी भी ह्यूमन बीइंग के किसी भी चीज में जब अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जब वो अंदर घुसते हैं तब वो जिंदा हो जाते हैं। मैं बहुत सरल भाषा में बता रही हूँ। और तब वो जिंदा हो जाते हैं, और वो जिंदा होने के बाद क्या होते हैं, तब वो अपने आप को इतने ज्यादा डिवाइड करते हैं कि बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। देखो, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे ये जानना है कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, जो सेल है, जो सेल का जो डिस्कवरी है या फिर अब इन्वेंट किसने किया है, तो जो सेल है उसको इन्वेंट किया है रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या किया था, किसका इस्तेमाल किया था, कॉर्क का इस्तेमाल किया था। ठीक है, किसका, कॉर्क का इस्तेमाल किया था। कॉर्क इज अ सब्सटेंसेस व्हिच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। दिस वाज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन एंड रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल, एंड सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। अब देखो, छोटी छोटी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, और ये जो सारी बातें मैं बताऊंगी आपको, जो लेक्चर हमारा रहेगा वो एनसीईआरटी पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, एनसीईआरटी से होगा क्या ना कि आपका एक भी जो पॉइंट है ना वो छूटने वाला नहीं है। ठीक है, होता ये है कि हम जब क्लास में पढ़ते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ पॉइंट छूट ही जाता है, बट एनसीईआरटी आपको पता है सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ये, मतलब आप कह सकते हो माँ है।
इसको अगर आपने कर लिया तो कुछ भी चीजें आपकी नहीं छूटेगी। तो देखो सबसे पहले जान लो रॉबर्ट हुक किसने क्या किया था भैया, सेल का निर्माण किया था। और इसने सबसे पहले किसको यूज किया था, कॉर्क को यूज किया था। कॉर्क क्या है, एक लकड़ी टाइप का, क्या बोलते हैं, बॉक्स आप बोल सकते हो, एक लकड़ी टाइप का है, जैसे ये लकड़ी है, ठीक है, ये लकड़ी है, कॉर्क का उसने इस्तेमाल किया था। और कॉर्क में उन्होंने क्या किया था, सेल है कि नहीं है भैया देखा हुआ था, ठीक है। वहां पे उनको क्या मिला था, एक बॉक्स टाइप का, इनको छोटा 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 बोलते हैं ना, बॉक्स मिला हुआ था, ठीक है। इन्होंने इसके ऊपर क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। और इसको क्या बोलते हैं, इस बॉक्स को उन्होंने क्या बोला था, ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं, ठीक है, इनको उन्होंने क्या बोला था, ये सेल है। और ये जो आपको ये जानना है कि ये जो सेल वर्ड है ये कहाँ से आया है भैया, सेल वर्ड लेटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, लिटिल रूम, यानी कि स्मॉल रूम, ठीक है, स्मॉल रूम। सेल क्या होता है, एक छोटा सा तो ऑर्गन है, आपको दिखता है क्या, हम अपनी बॉडी में बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये आपको समझ जाना है कि सेल की जो डिस्कवरी है वो किसने की है, रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार क्या यूज किया था, कॉर्क यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। इतना आपको याद हो गया, ठीक है। दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, देखो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वही इसमें बताने वाली हूँ, ज्यादा नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हमको बहुत जो, देखो यही मैं बताने वाली हूँ कि मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, बट जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ जो आ सकता है, ठीक है। अब देखो जो सिंगल सेल के ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल्स। सिंगल सेल्स यानी क्या होता है कि अब देखो कोई कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हो गया आपका क्लैमिडोमोनास, ठीक है, पैरामीशियम, ये क्या होते हैं सारे, इसमें एक ही सेल होता है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, अब बैक्टीरिया जो है ना वो एक सेल के भी होते हैं, कई एक सेल से ज्यादा भी होते हैं, ठीक है। तो जिसके एक सेल होगा उसको हम क्या बोलते हैं भैया, यूनिसेल्युलर सेल बोलते हैं, ठीक है। जिसका एक सेल है उसको हम यूनिसेल्युलर बोलते हैं, और जिसका एक से ज्यादा सेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्युलर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यूनिसेल्युलर जो है, एक सेल कौन कौन से इसके होते हैं बैक्टीरिया के, तो वो होते हैं आपके क्लैमिडोमोनास, ठीक है, ये होते हैं सिंगल सेल के। पैरामीशियम आपका हो गया, क्या हो जाता है, ये सिंगल सेल का हो जाता है, ठीक है। और एक यहाँ पे हो जाता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सारे जो है सिंगल सेल के हैं, यानी कि CPB आपको याद रखना है, ये सारे सिंगल सेल होते हैं इनमें, क्योंकि क्वेश्चन में आता है कि आपको ऑप्शन दे देगा और बोलेगा भैया सिंगल सेल कौन से हैं, तो आपको ये याद रखना है, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ठीक है। ये सारे जो होते हैं सिंगल सेल के होते हैं, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बस आपको इतना ही याद रखना है, देखना है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सेल चैप्टर में है वो भी बता देती हूँ, कि देखो सेल को जो इंट्रोड्यूस किया वो कौन है, तुम्हारा रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किसको इस्तेमाल किया था, कॉर्क को किया था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था, लेवेनहॉक ने विद द इम्प्रूव डिस्कवर्ड द फ्री, बट ये रॉबर्ट हुक ने पता है जब ये माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है, जब माइक्रोस्कोप होता है वो उसका एक्सपेरिमेंट करने कोई भी जो सेल है वो लेके जाता था ना, तो वो डेड होता था, ठीक है। ये मतलब इसने पहली बार सेल का तो इन्वेंट किया, ठीक है, मतलब सेल का इन्वेंट नहीं, सेल के बारे में इसको पता चला, बट ये जो भी सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखता था तो वो मृत होता था, मरा हुआ होता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जानना है कि जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल के ऊपर एक्सपेरिमेंट भैया किसने किया था, ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि कौन है भैया वो, लेवेनहॉक, ठीक है। बहुत स्पेलिंग अब आप इतना ध्यान नहीं दोगे। लेवेनहॉक जो है आपका एक तरीके से ये क्या है, तो आपका लिविंग सेल के ऊपर इसने पहली बार क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, लेवेनहॉक, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है इसको किसने इन्वेंट किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, और यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म भी आपको याद रखना है कि प्रोटोप्लाज्म को किसने इन्वेंट किया था, तो आपको याद रखना है परकिंजी ने, ठीक है। किसने इन्वेंट किया था भैया, परकिंजी ने इन्वेंट किया था। एंड द सेल थ्योरी, अब जो याद रखना है कि भैया ये जो सेल थ्योरी है, ठीक है, अब मैं आपको ये लिख लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ।
सेल थ्योरी जो है कि दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ, ये किसने, दो बायोलॉजिस्ट ने ये किया था, स्लाइडेन एंड सेंकोआ ने किया था। सेल थ्योरी मॉडिफाई किसने किया था, या फिर एक्सपेंड वर्चो ने किया था। देखो सबसे पहले सेल का जो सबसे पहले सेल को किसने बताया था कि भैया सेल है, किसने ये किया था, रॉबर्ट हुक ने। बट रॉबर्ट हुक की गलती क्या होती थी कि इसने डेड सेल के ऊपर ही, मतलब ये जब भी माइक्रोस्कोप के अंडर वो सेल को लेके जाता था तो वो मरा हुआ होता था, ठीक है, तो ये डेड सेल के ऊपर कर दिया था इसने, ठीक है। लिविंग सेल यानी जो जिंदा हुआ सेल था उसके ऊपर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया था, लियवन हॉक ने किया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। न्यूक्लियस का जो इन्वेंशन है वो किसने किया था भैया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, यानी कि सेल का जो है वो रॉबर्ट हुक ने किया है और न्यूक्लियस का किसने किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है ये हम आगे बताएंगे आपको। प्रोटोप्लाज्म का आपको याद रखना है डिस्कवरी परकिंजी ने किया है, मतलब पी और पी, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का परकिंजी ने किया है। सेल की जो थ्योरी है कभी भी याद रखना वो दो लोगों ने दी है, स्लाइडेन एंड श्वान ने दी है, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद जो सेल थ्योरी है उसको मॉडिफाई किसने किया था, तो आपको याद रखना है वर्चो ने, VIRCHOW, वर्चो ने। तो ये जो 3-4 बातें हैं ये आपको बिल्कुल इस चैप्टर में रट लेना है, मतलब आपके पूरे दिल दिमाग फेफड़े में घुस जाना चाहिए, ठीक है। और वर्चो ने क्या बोला था कि भैया एक सेल से ही हमारे जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होता है उससे ही बहुत सारे सेल बनते हैं, ठीक है, तो ये बोला था, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेना है, ठीक है। रॉबर्ट हुक सेल की इसने इन्वेंट किया था, बट इसने मरे हुए सेल को ये किया था, ठीक है। लिविंग सेल जो होता है वो लियोवन हॉक ने किया था, LL से। न्यूक्लियस जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने ये किया था, प्रोटोप्लाज्म परकिंजे ने किया था। सेल थ्योरी दो लोगों ने दिया था, श्वार्डन एंड स्ट्राइचन, और सेल थ्योरी को मॉडिफाई जिसने किया था वो तुम्हारा वर्चो था, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ एक चीज आपको ये बताना है, एक ऐसा होल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। The invention of magnified lenses led to the discovery of microscopic, but it is not known that a single cell may constitute a whole organism as in amoeba, ठीक है, amoeba, ठीक है। तो ये मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है कि भैया सिंगल सेल कौन कौन से हैं, क्लैमिडोमोनास है, एमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है, और बैक्टीरिया है। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से सिंगल सेल हैं। सिंगल सेल कहाँ से स्टार्टिंग होगी, ए से स्टार्टिंग होगी, यानी कि एमीबा, ठीक है। मेरा नाम क्या है, प्रिया है, यानी कि पैरामीशियम, सिंगल सेल, ठीक है, ए से स्टार्ट होगा, मेरा नाम याद रख लो, प्री से प्रिया, पैरामीशियम होता है, उसके बाद सी क्लैमिडोमोनास, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से जो इम्पोर्टेंट है मैं वही आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। अब ये सेल का काम क्या होता है, देखो जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे काम हुए होते हैं, ठीक है, हमको एक्सक्रीशन भी करना है, खाने को डाइजेस्ट भी करना है, हमको सांस भी लेना है, ठीक है, जो हमारे मसल्स को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमारी बॉडी में ये सारे काम को करवाता कौन है, तो ये अलग अलग तरीके के बहुत सारे हम कह सकते हैं कि पार्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं हमारी बॉडी में जो इस चीज को करते हैं, बट सबसे जो मेन होता है वो सेल होता है, ठीक है। तो सेल में देखो, सेल अब क्या क्या का बना हुआ होता है, जो सेल होता है आपका उसमें क्या क्या होता है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं सेल में क्या क्या होता है। सेल में देखो याद रखना है आपको 3 चीजें आपको याद रखना है। एक तो सबसे पहले सेल में भैया न्यूक्लियस होगा, ठीक है, न्यूक्लियस के बाद आपका यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा साइटोप्लाज्म आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या आ जाएगा, सेल में 3 मेन क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। अब हम इसका ये देख लेते हैं, ये आपका क्या है, सेल है, ठीक है, ये आपका क्या है भैया, न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है आपका, इसके जो ये जो है ये क्या है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है आपका, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब आप बोलोगे साइटोप्लाज्म कहाँ है, तो ये जो बीच बीच में ये फ्लूइड लाइक होता है, मतलब जेली टाइप का ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं भैया, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, समझा, ठीक है। मतलब सेल का 3 जो मेन फंक्शन होता है, न्यूक्लियस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ये आपका जो अंदर में छोटा सा होता है ना, ये न्यूक्लियस है आपका,
बाहर में जो परत बनी हुई है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये जो फ्लूइड रहता है, यहाँ पे जो जगह है साइटोप्लाज्म, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इसके यहीं पे बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनल्स जिसको बोलते हैं, वो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इतना आप लोगों के लिए अभी तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो है, इनकी जो सारी एक्टिविटीज़ है, ये हम धीरे धीरे कर करके आगे आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भैया ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सा हो गया, जो आउटर मोस्ट सेल का कवरिंग होता है। यानी कि देखो मैंने आपको बताया, ये सेल है, ये जो है ना आउटर मोस्ट कवरिंग, ये क्या हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटर मोस्ट क्या होती है, कवरिंग होती है, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है। जो कि क्या करता है, कंटेंट, जो भी ये सेल में कंटेंट है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को क्या करता है, अलग करता है। तो ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, allows or permit the entry and exit of some materials in and out of the cell. It also prevents movement of some other materials and the cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane. ठीक है, आपको अब यहाँ पे एक फंडा याद रखना है, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर सेल मेम्ब्रेन है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल। जैसे होता है ना कि हमारे घर में क्या होता है, दरवाज़ा होता है, वो दरवाज़ा आप मान लो कि सेल मेम्ब्रेन है। अब वो दरवाज़ा क्या करता है भैया, वो एक अगर जीवित इंसान रहता, ठीक है, आपने उसको बोला हुआ है कि भैया कोई अंदर आएगा तो कौन आएगा, ये तुझे ही कंट्रोल करना है, और कौन यहाँ से बाहर जाएगा ये तुझे ही कंट्रोल करना है, ठीक है। तो यानी कि एंट्री और एग्जिट का जो भी सारा चीज़ होता है वो कौन देखता है, कि अंदर से कोई भी चीज़ बाहर जाएगी या फिर बाहर से कौन सी चीज़ अंदर आएगी, ठीक है। अब ये सेलेक्टिवली क्यों बोला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें इसको अलाउ है कि ये बाहर कर सकता है या जो बाहर से अंदर आ सकता है, सारी चीज़ों में ये कंट्रोल नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो ये बोलता है कि भैया ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों के लिए मैं काम करूँगा, कुछ कुछ चीज़ों को मैं बाहर भेजूँगा और कुछ कुछ चीज़ों को मैं अंदर से क्या करूँगा, बाहर ला सकता हूँ। तो इसलिए आउटर मोस्ट कवरिंग भी है। और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या करता है, एंट्री और एग्जिट किसकी करता है, और सेलेक्टिवली कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर होगी उसकी करता है, ठीक है। एंट्री एंड एग्जिट मतलब ये अलाउ करता है, ठीक है। जैसे आपके घर का दरवाज़ा नहीं खोलोगे भैया तो जाएगा कैसे, और दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो अंदर आएगा कैसे। यानी कि यहाँ पे ये जो सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि जो दरवाज़ा है, ये जो आने अंदर किसको आने देना है किसको नहीं आने देना है, ये कौन काम करता है, आपका सेल मेम्ब्रेन काम करता है इस चीज़ पे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये सबको आने देगा, तो जो आ रहा है आने देगा, जो जा रहा है जाने देगा, नहीं, ये किसी लोगों को ही अंदर आने देता है और किसी लोगों को ही अंदर बाहर से अंदर आने देता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल। समझ में आया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, एंट्री एंड एग्जिट देखता है, और ये क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, किसी को भी अंदर आने देता है, ठीक है। अब हम आगे और पढ़ लेते हैं कि जब, अब देखो, substances like carbon dioxide and oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. We have studied the process of diffusion. We have shown spontaneous change from ये some similar to this happens in cell. For example, substances like carbon dioxide जो होता है एक cellular waste है, requires to be excreted out of the cell, excretes inside the cell. ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेल है, ठीक है। अब आपको पता है कि भैया हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, सेल के अंदर भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो अब क्या होगा भैया, अगर मेरे अंदर में, अब मान के चलो एग्जाम्पल, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर में एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाता है, तो वो उस एक्सक्रीशन को क्या करता है, बाहर निकालने की कोशिश करता है, राइट। अब बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो ठीक वैसे ही सेल में होता है। अगर सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकेगा, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन यहाँ पे इसको कम लग रहा है कि भैया मेरे पास ऑक्सीजन कम है, तो बाहर से ये क्या कर सकता है, ऑक्सीजन ले सकता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, ये कौन देखता है, अभी मैंने आपको बताया कौन देखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखता है। और ये जो आना जाना है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं,
ठीक है। ठीक है। और ये डिफ्यूजन आपने पहले ही आपके जो क्लास में पढ़ा होगा कि भैया जब गैसियस स्टेट में हमारा गैसों के बीच में एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, जैसे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड, चलो मैं इसको फिर से बता देती हूँ आपके लिए, ये आपका सेल है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास क्या है, अभी कम है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। तो भैया इसको जैसे ज़रूरत पड़ रही है ना, तो ये क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाएगा। अब मैं यहाँ पे सिंपल जो आपका साइंस में जो बोला जाता है, मैं हाई कंसंट्रेशन यानी कि क्या हो जाएगा, जिसके पास ज़्यादा से लो में आएगा। ऑब्वियसली सी बात है यार, मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं तो मैं आपको दूंगी, ठीक है, और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप क्या करोगे, वहाँ से हाई कंसंट्रेशन से मेरे पास दोगे लो कंसंट्रेशन। तो साइंस में सिर्फ यही होता है, मतलब साइंस की ये बात होती है कि भैया हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा है ज़्यादा से कम में जाएगा, और अगर जहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे मान के चलो कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन, और ये क्या हो जाएगा, लो कंसंट्रेशन, यानी कि ये हाई से लो में चला जाएगा। ठीक है। वैसे ही अगर ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन अगर यहाँ पे ज़्यादा है, सेल के पास ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा है, इसको बाहर फेंकना है, क्योंकि उसको पता है भैया ऑक्सीजन जो बाहर में ना कम है मेरा, तो अगेन ये क्या करेगा, हाई से लो में चला जाएगा, ये उसको बाहर फेंक देगा। तो इस प्रोसेस को हम पूरा क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। बट डिफ्यूजन हम किसके लिए बोलते हैं, गैसेस के बीच जब एक्सचेंज होता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, समझ गया। अभी तक आपने यहाँ जो पढ़ा है, ठीक है, वो हो गया। अब यहाँ पे सेम वाटर के साथ भी क्या होता है, वैसे ही होता है, वाटर भी सेम होता है। अगर यहाँ पे इस सेल के अंदर क्या हो जाएगा, वाटर ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे अंदर भी देखो, अगर यूरिन या फिर जो वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसको एक्सक्रीट करते हैं, तो ये वाटर भी क्या करेगा, यहाँ से अगर यहाँ पे वाटर दे देगा तो ये अगेन हाई कंसंट्रेशन से काइंड ऑफ लो कंसंट्रेशन पे चला जाएगा। अब अगर सेल के पास भैया पानी कम है और बाहर में ज़्यादा है, तो अगेन ये क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी कि ये पानी को अंदर दे देगा। तो ये भी सेम क्या होता है, वाटर गैसेस जो है ये डिफ्यूजन इनके बीच होता है। ठीक है। अब एक बात आपको ये बहुत अच्छी से जाननी है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस ये होता है कि जब मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है, ये सेल है, सेल को भी वाटर की ज़रूरत लगती है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को पता है कि वाटर तो भाई दोनों जगह है, बट अगर यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो वाटर है ना, ये मेरा अंदर भेज रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कम है। और अगर अब एक ऐसा भी केस हो सकता है कि भाई यहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, तो मैं क्या कर रही हूँ, ये वाटर को यहाँ से भेज रही हूँ, यानी कि ये पहले क्या हुआ, वाटर अंदर आ रहा है तो किससे जाएगा, हाई से लो में जाएगा, और फिर यहाँ से हाई से लो में ये बाहर चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं पता है, ऑस्मोसिस, यानी कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का जब मूवमेंट हो रहा है। और आपको पता है कि भैया ये अंदर बाहर करवाने का काम कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है, जैसे हमारे घर में दरवाजा करता है अंदर जाने का। तो ये ऑस्मोसिस आपको याद रखना है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जब हो रहा है तो इसको, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, समझा बहुत। तो सेल मेम्ब्रेन का क्या काम था ये आपको समझ में आ गया है कि सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है भैया, कि ये सिर्फ क्या करता है, चीज़ों को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर करता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें ये करता है। अब हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, देखो, हाँ, अब आपको यहाँ पे सिर्फ क्या पढ़ना है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सेकेंड आपको पढ़ना है हाइपोटोनिक के बाद आपको पढ़ना है आइसोटोनिक पढ़ना है। ठीक है, अब आपको थर्ड में पढ़ना है यहाँ पे हाइपरटोनिक। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, सेल है यहाँ पे, आपको मैंने बताया, ठीक है, यहाँ पे अब आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर जो है ना बहुत ज्यादा है। ठीक है, वाटर क्या है, अब मैं प्लस ले रही हूँ यानी कि ज्यादा है, और सेल के अंदर वाटर क्या है, कम है। ठीक है, अब वाटर क्या होगा ना, बाहर से मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आएगा, सेल में आ जाएगा अंदर। अब आपको पता है कि कोई भी चीज अगर सेल के वाटर अंदर आ रही है तो वाटर जो सेल क्या होगा, वो स्वेल अप हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज आप बैलून देखते हो, जैसे किशमिश देखते हो आपके घर में,
पानी में उसको डाल दोगे तो देखना, पानी में डाल दोगे ना तो वो फूल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है, बाहर के इन्वायरमेंट से उसके अंदर में पानी जा रहा है। तो ठीक वैसे ही सेल के साथ भी होता है कि अगर बाहर से कोई पानी वो अंदर ला रहा है, बाहर से हम एक सेल के अंदर अगर पानी डाल रहे हैं तो मेरा सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, यानी कि वो हम बोलते हैं ना मोटा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पानी भर गया है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक बोलते हैं। ठीक है, हाइपरटोनिक बोलते हैं। और आइसोटोनिक क्या होता है आपका, कि भैया वाटर ना दोनों जगह बराबर है, कोई भी मूवमेंट की जरूरत नहीं है, ये हो जाता है आइसोटोनिक। अब हाइपरटोनिक क्या हो जाएगा, जब मेरा वाटर अंदर से बाहर जाएगा, तो जब अंदर से बाहर जाएगा तो मेरा जो सेल है ना वो श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक यानी कि सिकुड़ जाएगा। समझ में आया आपको, सिकुड़ जाएगा। तो ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइपोटोनिक क्या हो जाता है, जब बाहर से मेरा पानी सेल के अंदर आ रहा है। आइसोटोनिक यानी कि भैया मूवमेंट बराबर है, यहाँ पे भी सेम पानी है, सेल के अंदर भी सेम पानी है। और हाइपरटोनिक क्या हो जाएगा आपका, कि आपका जब सेल जो है बाहर, सॉरी मेरी बेटी आ गई, आई एम सॉरी, बाय बाय। हाँ,